आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका जूट। ठीक है, जूट की फसल के बारे में आपको हम डिटेल से जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं जूट की फसल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो जूट भारत की एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। ठीक है, बात करें अगर जूट की छात्रों, तो भारत की एक महत्वपूर्ण जो रेशेदार की फाइबर क्रॉप्स है वो है जूट। ये जो है एक नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, जूट क्या है, जो कि एक नेचुरल फाइबर होता है और ये हमें जूट के पौधे से प्राप्त होता है। ये एक प्राकृतिक रेशा होता है जो कि जूट के पौधे से हमें प्राप्त होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए, अगर जूट के साइंटिफिक नेम की अगर बात की जाए, जूट का साइंटिफिक नेम, तो ये इसके दो प्रकार के जो है वो प्रजातियां होती हैं। पहली जो प्रजाति है वो है आपका व्हाइट जूट। व्हाइट जूट जिसे हम कहते हैं कार्चोरस कैप्सुलेरिस। कार्चोरस कैप्सुलेरिस। और दूसरी जो प्रजाति इसकी होती है वो होती है आपका टोसा जूट, जिसे क्या कहते हैं कार्चोरस ओलिटोरस। ठीक है, तो जूट की फसल की दो प्रजातियां होती हैं, एक व्हाइट जूट जिसको हम कार्चोरस कैप्सुलेरिस कहते हैं, दूसरा जो है वो टोसा जूट जिसे हम कार्चोरस ओलिटोरस के नाम से जानते हैं। बात करें अगर इसके क्रोमोसोम नंबर की, क्रोमोसोम नंबर की अगर बात की जाए तो इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14। और इसके जो है अगर बात करें इसके ऑरिजिन प्लेस की अगर बात करें, ऑरिजिन प्लेस की, तो इसका है अफ्रीका रीजन, अफ्रीका और बांग्लादेश रीजन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसे अदर नेम की बात की जाए, अदर नेम की अगर बात करें, इसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कार्चोरस कैप्सुलेरिस और जो है कार्चोरस ओलिटोरस होता है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, व्हाइट जूट और टोसा जूट। ठीक है, तो एक सफेद जूट होता है और दूसरा जो है वो टोसा जूट होता है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 14 है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो अफ्रीका है या फिर बांग्लादेश रीजन जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसका अदर नेम है, इसे हम सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में और कई सारी जानकारियां हैं, जैसे कि यह एक महत्वपूर्ण रेशेदार फाइबर है जिसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, जिसे हम स्वर्ण रेखा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह कैसा रेशा है, एक प्रकार का नेचुरल फाइबर है जिसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैव अवकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल रेशा है। जूट का उपयोग बोरे, रस्सी, चटाई, कालीन, पर्दे, सजावटी वस्तुएं, जूट बैग, ठीक है, जियो टेक्सटाइल, अनेक औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो इसका कई सारे उत्पाद होते हैं, जैसे कि चटाई हो गया, कालीन हो गया, पर्दे हो गए, ठीक है, सजावटी वस्तुएं हो गई, जूट हो गया, बैग हो गया,
ठीक है, अनेक औद्योगिक उत्पाद के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। भारत विश्व के प्रमुख जूट उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है, भारत जो है वो विश्व के प्रमुख जूट उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। मतलब कि काफी जो है यहाँ पर जूट उत्पादक जो है वो जूट उत्पादन में ये अग्रणी जो है वो देश माना जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो है वो जूट उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा जो अग्रणी राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है वो जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर की जाती है। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर जूट की गुणवत्ता एवं उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय जो है वो वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें तो जूट का उत्पादन निरंतर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो जूट की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। कैसी जलवायु? गर्म एवं आर्द्र जो जलवायु है वो सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो जूट के लिए मानी जाती है। तापमान की बात करें 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो जूट की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अंकुरण के समय लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो लाभदायक होता है। ठीक है, अंकुरण के समय बात की जाए जर्मिनेशन टाइम पे तो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है वो इसके लिए आदर्श होती है। ठीक है, 150 से लगभग 200 जो वार्षिक वर्षा है वो इसके लिए पर्याप्त होती है। अधिक नमी तथा पर्याप्त धूप पौधों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो पौधों की पर्याप्त वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक जो मॉइस्चर है, नमी है वो, और पर्याप्त खुला मौसम, धूप जो है वो आवश्यक होती है। लंबे समय तक जल भराव तथा सूखे की स्थिति दोनों ही हानिकारक होती है। ठीक है, अगर लंबे समय तक वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, ठीक है, जल भराव की दशा है और सूखा है, ड्रॉट है, तब जो है वो बहुत खराब कंडीशन मानी जाती है। भूमि की बात की जाए, लैंड की, तो जूट की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ दोमट अथवा जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। ठीक है, तो वैसे तो बात करें तो जूट की खेती कई प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, कई प्रकार की जो है वो मिट्टी में की जाती है, लेकिन जो बलुई दोमट मृदा है, अच्छे जल निकास वाली जो मृदा है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, मिट्टी का पीएच जो होता है वो 6.0 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लगभग 6 से 7.5 के बीच में इसके लिए पीएच होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में रेशे की गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर की उपलब्धता खेत में अच्छी है तो फिर उत्पादन क्या हुआ? अच्छा प्राप्त होता है। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था आवश्यक होती है। ठीक है, अगर खेत में क्या है कि पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन है खेत में तो इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी का निकास खेत का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बात करें इंप्रूव वैरायटीज की तो क्षेत्र एवं जलवायु के अनुसार निम्नलिखित उन्नत किस्में अपनाई जाती हैं, जैसे कि कैप्सुलेरिस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सुलेरिस जो है वो, कैप्सुलेरिस जिसको कहते हैं। ठीक है, कैप्सुलेरिस जो प्रजाति है जिसे हम व्हाइट जूट के नाम से जानते हैं, तो दो प्रकार का जूट होता है। एक व्हाइट जूट होता है, एक क्या होता है? ठीक है, तोसा जूट होता है। तो बात करें अगर सफेद जूट की तो सफेद जूट की कई प्रजातियां हैं, जैसे JRC 321, JRC 212, JRC 698, UPC 94, ये सारी इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। बात करें अगर तोसा जूट की, ओलिटोरस की बात करें, जिसे हम टोसा जूट कहते हैं, कैप्सुलेरिस ओलिटोरस की बात करें तो इसकी जैसे कि JRO 524, JRO 8432, ये सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, JRO 204, JBO 2003, HCO 58, ये सारी इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, उन्नत एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन तथा बेहतर गुणवत्ता जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम उन्नत एवं गुणों जो है अगर जो है
उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने से क्या होता है कि काफी ज्यादा अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, खेत की तैयारी की बात की जाए, फील्ड प्रिपरेशन की अगर बात करें तो अच्छी फसल के लिए खेत की उचित तैयारी आवश्यक है। ठीक है, अच्छी फसल को प्राप्त करने क्या है, खेत की पर्याप्त मात्रा में तैयारी होनी चाहिए। बात करें अगर, एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए, फिर इसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाकर कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए और खरपतवार ढेलों को मुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है फील्ड प्रिपरेशन में कि खेत अच्छी अगर तैयार है, खेत की तैयारी अगर हम अच्छी प्रकार से करते हैं तो उत्पादन हमें अच्छा प्राप्त होता है। खेत की तैयारी पहले क्या करना चाहिए, जैसे गहरी जुताई खेत की, जैसे MVP प्लाऊ से, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से, ठीक है, मिट्टी पलट यंत्र से जो है वो पहले जुताई करना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें हमें कल्टीवेटर से करना चाहिए, फिर हैरो से करना चाहिए 1-2 बार, जिससे कि जो ढेले हैं वो पूरी तरह से टूट जाएं और एकदम बराबर हो जाए। फिर पाटा लगा करके खेत में बुआई करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे खरपतवार वगैरह जो है वो ना उगे। तो इस प्रकार से जो है वो खेत की तैयारी जो है वो करना चाहिए। और पहले की बात, जब पहली बार हम जो है जुताई करते हैं, पहले जुताई के बाद लगभग 10 से 12 टन जो है वो गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग उसमें करना चाहिए। ठीक है, जिससे उत्पादन जो है वो अच्छा प्राप्त होता है। अगर बीज दर की बात की जाए तो अच्छे गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज को बोना चाहिए। सीड रेट की बात करें तो जूट की, सफेद जूट के लिए 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और टोसा जूट के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जो है वो आवश्यकता होती है। लाइन में बुआई करने पर बीज की आवश्यकता कम होती है और फसल प्रबंधन भी आसान होता है। बात करें अगर सीड ट्रीटमेंट की तो बीज उपचार, बुआई से पहले बीज उपचार करने से रोगों का प्रकोप जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बीज जो है वो कई सारे फफूंदनाशी हैं, उससे जो है बीज को उपचारित करना चाहिए। फफूंदनाशी की बात करें जैसे कि कई सारे जो है थायरम हो गया, कैप्टान हो गया, कार्बनडाजिम हो गया, उससे बीज को शोधित करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट का उपयोग किया जा सकता है। उपचारित बीज को छाया में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, तब उसे बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। बुआई का समय की बात की जाए, टाइम ऑफ सोइंग की, तो क्षेत्र के अनुसार बुआई का समय भिन्न होता है। मार्च से मई तक बुआई का उपयुक्त टाइम होता है। ठीक है, मार्च से जो मई का महीना है ये बुआई का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। पूर्वी भारत में अप्रैल तक महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समय पर बुआई करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम समय पर बुआई करें तो अच्छा प्रोडक्शन जो है वो प्राप्त होता है। बुआई की विधि की बात करें तो जो जूट की बुआई 2 प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है? 2 प्रकार से। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड की बात करें तो इस विधि में बीज पूरे खेत में समान रूप से बिखेर दिए जाते हैं। यह जो है कैसी विधि है? एक पारंपरिक विधि कही जाती है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। इसके बाद कतार विधि की बात की जाए, क्विक मेथड की, तो कतार से कतार की दूरी जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर जो है वो रखी जाती है बुआई के लिए। ठीक है, कतार विधि से खरपतवार नियंत्रण, निराई तथा उर्वरक प्रबंधन क्या होता है? सरल हो जाता है। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात करें, मैनोर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, तो संतुलित पोषण से पौधों की वृद्धि तथा रेशे की गुणवत्ता जो है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, जैविक खाद की बात करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, तो 8 से 10 टन लगभग गोबर की खाद, हम कहते हैं ना कि 8 से 10 टन या 10 से 12 टन जो है वो गोबर की खाद जो है वो इसमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 60 से 80 किलोग्राम, फास्फोरस जो है वो 30 से 40 किलोग्राम और पोटास लगभग 30 से 40 किलोग्राम को जो है वो देना चाहिए। ये फर्टिलाइजर्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पूरी जो है वो फास्फोरस एवं पोटास, आधी नाइट्रोजन बुआई के समय, ठीक है, शेष नाइट्रोजन जो है पहली यानी टॉप ड्रेसिंग के समय देना चाहिए। तो लगभग पूरी, ठीक है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बुआई के समय पूरी दे देना चाहिए, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा बुआई के समय, और जब फसल थोड़ा सा बड़ी हो जाती है टॉप ड्रेसिंग के लिए 30 से 40 दिन बाद जो है वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो है वो जो है हम नाइट्रोजन की शेष मात्रा को
देना चाहिए। बात करें इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो जूट सामान्य वर्षा आधारित फसल है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, जूट जो है क्या है, सामान्य वर्षा आधारित फसल है, लेकिन जो है वो आवश्यकता पड़ने पर इसमें क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। बुआई के बाद नमी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बुआई करने के बाद क्या करना चाहिए, नमी को बना करके रखना चाहिए। वर्षा न होने पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई जो है वो करना चाहिए। जल भराव से बचाव आवश्यक है। ठीक है, अधिक पानी से जड़ों का विकास जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो एक निश्चित सिंचाई की आवश्यकता होती है। बहुत कम सिंचाई करते हैं तब भी फसल को नुकसान है, अगर सिंचाई कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा करते हैं तब भी जो है वो फसल को समस्या है। तो एक ऑप्टिमम जो है वो इसको मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। अगर एक सही नमी मिल जाए तो फसल की वृद्धि एवं विकास क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अगर बात की जाए वीड मैनेजमेंट की, ठीक है, तो खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पहली निराई जो है वो 20 से 25 दिन में करना चाहिए और दूसरी निराई जो है वो 35 से 40 दिन बाद जो है वो करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जो है वो तीसरी निराई भी की जा सकती है। कतारों में गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी रहती है और पौधों का विकास क्या होता है, अच्छा होता है। अब प्लांट थिनिंग की बात करें तो यदि पौधे अधिक घने हो तो 15 से 20 दिन बाद अतिरिक्त पौधा निकाल देना चाहिए। थिनिंग की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो जाती है, मतलब कि कभी कभी बीज क्या होते हैं, जैसे हम छिटकवा बीज से देते हैं बीज, तो कहीं ज़्यादा हो जाते हैं कहीं कम हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि पौधों की घनत्व तो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास सही से नहीं हो पाता है। तो अगर मान के चलें, अगर पौधे ज़्यादा नज़दीक उगाए हैं, गिर गए हैं, जल्दी भी गए हैं, तो हमें लगभग 17 से 20 दिनों के अंदर जो है वो पौधों की थिनिंग कर ली जाती है। जो ज़्यादा घनत्व वाले पौधे उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो पौधों की घनत्व को कम करने के लिए थिनिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, इसलिए जो है वो जो है थिनिंग की जाती है कि पौधे प्रत्येक पौधों की वृद्धि एवं विकास अच्छा हो और वो जो है पर्याप्त स्थान उनको मिल सके। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी है वो 5 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए और उचित दूरी से पौधों को पर्याप्त प्रकाश, पोषक तत्व एवं नमी मिलती है। ठीक है, तो उचित दूरी बनाए रखने से पर्याप्त स्थान मिलता है, नमी मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास क्या होती है, अच्छी होती है। रोग एवं उनका नियंत्रण की बात करें, ठीक है, तो इसमें तना गलन रोग, स्टेम रॉट डिजीज जैसे, ठीक है, इसके सिम्टम क्या है, तना सड़ने लगता है और पौधा क्या होता है, सूख जाता है। इसका नियंत्रण कैसे है कि जैसे कि रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा बीज को बुआई से पहले क्या करना चाहिए, शोधित करके बोना चाहिए फंजीसाइड से, और खेत में जल भराव को रोकना चाहिए, जिससे कि अगर जल भराव कंडीशन है तो ये बीमारी जो है वो स्टेम रॉट की जो है बीमारी खेत में आसानी से होती है। तो इसलिए जल भराव को जो है वो बचाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर ये बीमारी फैल जाती है तो जैसे कि डाइथेम 45, कार्बेंडाजिम, ये सारी जो है वो फंजीसाइड का यूज करना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अलावा पत्ते धब्बा रोग की बात करें, लीफ स्पॉट डिजीज की, तो पत्तियों पर क्या होते हैं, भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, पहले जो है वो हल्का होते हैं, फिर डार्क हो जाते हैं, हल्का भूरे कलर के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और संकरित पौधों को हटा देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार अनुशंसित जो है फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रमुख कीट नियंत्रण की बात करें, मेजर पेस्ट एंड देयर कंट्रोल की बात की जाए, जैसे कि सेमी लूपर। ठीक है, सेमी लूपर तो यह पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्या करता है, पत्तियों खा करके नुकसान पहुंचाता है। इसे कंट्रोल की बात की जाए तो खेत में नियमित निगरानी करना चाहिए, जैविक नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए और आवश्यकता होने पर अनुवंशित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो सेमी लूपर का नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, इल्ली की हेयर कैटरपिलर की बात करें, यह पत्तियों को तेजी से नष्ट करता है। ठीक है, पत्तियों को तेजी से खाता है और क्योंकि इसके जो है वो बाइटिंग चेविंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं और ये जो है
इनके अंडों को, अगर ये क्या करती हैं कि पत्तियों के निचले सतह पर ये इनके अंडे झुंड के रूप में होते हैं, तो अगर हम समय समय पर हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए फील्ड का, और अगर हमें झुंड में अंडे दिखाई देते हैं तो उसको फिजिकली रूप से तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि इस कीट से हम बचा सकें। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप्स हो गया, लाइट ट्रैप्स हो गया, इसके द्वारा जो है मैकेनिकल यानी यांत्रिक नियंत्रण कीटों का करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो है इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कि आपका इसके पत्ती को चबाने वाले से कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया, क्लोरोपाइरीफास हो गया, इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग की बात करें तो जूट की कटाई सही समय पर करना चाहिए। ठीक है, एकदम सही समय पर फसल की मैच्योरिटी को पहचान करके फसल की कटाई करना चाहिए। बुआई के लगभग 120 से 140 दिन बाद जो है वो फसल की कटाई करना चाहिए। ठीक है, पौधों की ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर होने पर कटाई जो है उपयुक्त रहती है। पुष्प आने की प्रारंभिक अवस्था में कटाई करने से उत्तम गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो पुष्प आने की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम जो है वो फसल की कटाई करते हैं तो वो उत्तम रंग का जो है वो रेशा प्राप्त होता है, उत्तम क्वालिटी का जो है रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो पुष्प आने की प्रारंभिक अवस्था पे ही हार्वेस्टिंग की जाती है। अब बात करें हम रेटिंग की, रेटिंग क्रिया जो है वो आपके जूट के अंतर्गत की जाती है। तो जूट में कटाई के बाद पौधों को 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन खेत में छोड़ करके पत्तियां झड़ने दें। ठीक है, 2 से 3 दिन जो है वो क्या करते हैं, पौधों को 2 से 3 दिन खेत में छोड़ करके पत्तियों को क्या करते हैं, झड़ने देते हैं। उसके बाद पौधों के डंठल बनाकर स्वच्छ एवं ठहरे हुए पानी में डुबा देते हैं। फिर ऊपर से बांस या अन्य भार रख करके पूरी तरह से डुबाए रखते हैं और लगभग 10 से 20 दिन बाद रेटिंग की जो क्रिया है यानी किण्वन की जो क्रिया है वो पूरी हो जाती है और पानी का तापमान एवं गुणवत्ता रेशे की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ठीक है, इस प्रकार से पानी का जो टेम्परेचर है और पानी की जो क्वालिटी है वो भी रेशे की क्वालिटी को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेटिंग की क्रिया जो है वो जूट के अंतर्गत की जाती है। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग की बात। ठीक है, कैसे फाइबर को निकाला जाता है। तो रेटिंग और एक्सट्रैक्टिंग जो है जो क्रिया होती है वो आपकी जूट के अंतर्गत की जाती है। रेटिंग पूर्ण होने पर पौधों से हाथ द्वारा रेशा निकाला जाता है। ठीक है, रेटिंग की जब क्रिया पूरी हो जाती है तो पौधों को हाथ के द्वारा जो है वो रेशे को निकाला जाता है। रेशे को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से धुला जाता है। कैसे धुलाता है, स्वच्छ पानी से रेशे को उसके बाद अच्छे से धुलते हैं, फिर छाया अथवा हल्की धूप में उसे सुखाया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। पूरी तरह सूखने के बाद जो होता है बंडल बना करके उसे संग्रहित कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक्सट्रैक्टिंग की क्रिया होती है, फाइबर के एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बात करें प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो वैज्ञानिक तकनीकों का अपनाना चाहिए। जैसे रेशा उत्पादन लगभग 25 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, रेशे का जो प्रोडक्शन है कितना प्राप्त होता है, 25 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो प्रोडक्शन प्राप्त होता है। डंठल उत्पादन की बात करें तो 50 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो इससे डंठल जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो 25 से 30-35 कुंटल इससे रेशा मिलता है और डंठल की बात करें तो 50 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर इससे डंठल जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पादन, किस्म, मौसम, भूमि प्रबंधन ये सारे निर्भर करता है कि कैसे उत्पादन प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, कैसी किस्म का प्रयोग कर रहे हैं, मौसम कैसा है। ये सारे कई सारे फैक्टर हैं जो आपके प्रोडक्शन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, भंडारण की बात करें तो रेशे को पूरी तरह से सुखा करके उसे संग्रहित करना चाहिए। नमी रहित, साफ एवं हवादार स्थान पर उसे संग्रहित करना चाहिए। ठीक है, कीट एवं फफूंद जैसे बचाने के लिए नियमित उसका निरीक्षण करना चाहिए।
तो सही साफ सुथरी जगह पर पूरी तरह से सुखा करके ही रेशे को हमें भंडारित करना चाहिए। अगर बात करें इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, तो जूट किसानों की आय बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसे लाखों लोगों की खेती, रेशा प्रसंस्करण तथा उद्योगों में रोजगार, प्लास्टिक पर बढ़ती रोक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के कारण जूट उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। जूट आधारित उद्योग रेशा की अर्थव्यवस्था निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जो है वो प्लास्टिक का उपयोग अब कम करने पर बल दिया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी प्लास्टिक के उपयोग को कम कर रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जूट की मांग क्या है वो बढ़ रही है। जूट से बहुत सारी सामग्रियां जैसे कि जो है वो तमाम प्रकार के बैग्स, जूट के बोरे भरने वाले, ठीक है, जूट की टोकरियां और सारे बहुत चीज़ें इससे बनाई जा रही हैं। तो जूट की निरंतर मांग बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से जूट एक नकदी फसल है जो किसानों को अच्छा उत्पादन जो है वो, अच्छा लाभ जो है वो दे सकती है। तो अगर सही तकनीक को अपनाया जाए, सही प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए, सही तरीके से जो है वो समय समय पर खेत का निरीक्षण किया जाए, रोग एवं बीमारियों से फसल को बचाया जाए, तो जूट से अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त करके किसान एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।